डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार त्रिपाठी। आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैंने जो कंटेंट्स है वह जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर रखे हैं। गैट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा जेनेसिस बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड वार, 2 वर्ल्ड वार हुए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वह जुलाई 1914 टू नवंबर 1918 तक चला और सेकेंड वर्ल्ड वार सितंबर 1939 से लेके सितंबर 1945 तक चला। इन दोनों वर्ल्ड वार होने से पूरे देशों की जो भी गतिविधियां थीं, जो भी स्ट्रक्चर था, वह जो है वह दुर्व्यवस्थित हो गया था। सो इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम जो है देशों के सामने निकल के आए, जिसमें कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी का था, रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट का था एंड ट्रेड प्रोटेक्शन का था बैरियर। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि हैम्पशायर में 1944 में हुआ था, उसमें इन तीनों समस्याओं पर बात हुई और ऊपर की जो 2 समस्याएं हैं, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी की और रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की, इससे रिलेटेड जो 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वह पिक्चर में आए, जिसको हम लोग ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। और वे थे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड IBRD जो कि वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियली नेम है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। ट्रेड प्रोटेक्शन पर बात नहीं बनी और ITO आना था, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन उस समय एक देश दूसरे देशों पे खूब ढेर सारा कोटा लगा देते थे, जिससे कि एक देश चाहकर भी किसी दूसरे देश में वह एक्सपोर्ट अपनी कमोडिटी को नहीं कर पाता था, या फिर कोई एक देश इंपोर्ट कोटा लगा देते थे कि वह एक सर्टेन क्वांटिटी ही एक देश की अपने देश में मंगवाएंगे। तो इस तरह से ट्रेड जो है वह विकृति आ गई थी और बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही थी। सो ये जो गैट है वह 1948 में वह शुरू हुआ था, 1 जनवरी 1948 को, और एक 23 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने, संस्थापक सदस्यों ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं। और यह मल्टीनेशनल ट्रीटी है जो कि ट्रेड को उदार बनाती है, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए है। गैट में टोटल 8 राउंड पूरे हुए थे और इसके बाद 8 राउंड पूरे होने के बाद WTO अस्तित्व में आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट राउंड्स जो हैं गैट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि पहला जो राउंड है वह जेनेवा राउंड था, जो कि अप्रैल 1947 में शुरू हुआ था, जब गैट साइन हुआ था। 23 संस्थापक देशों ने गैट को जो है वो साइन किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, बर्मा, कनाडा, चिले, चाइना, क्यूबा, फ्रांस, इंडिया, लेबनान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान, रोडेशिया, सीरिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इस तरह हम भारत
जो भारत कंट्री है वह शुरू से ही गैट के साथ भी रही है और वो डब्ल्यूटीओ का भी एक मेंबर है। तो डिफरेंट राउंड्स में दूसरा राउंड एनएसी राउंड्स जो कि अप्रैल 1949 में हुआ था, और हर एक राउंड के जो अपने अपने इश्यूज़ होते हैं वह डिस्कस किए जाते थे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि टैरिफ कंसेशन जो है वह डिस्कशन में आया था, जो फ्रांस का राउंड है। टॉर्के राउंड जो कि इंग्लैंड में 1958-50 को हुआ था, जिसमें टैरिफ कट्स की बात हुई थी। जेनेवा राउंड 1956 में यह हुआ था, और जिसमें कि जापान एडमिटेड हुआ था और टैरिफ रिडक्शन की बात हुई थी। डिलर राउंड 1960 में, केनेडी राउंड 1964 में, टोक्यो राउंड 1973 में, जिसमें टैरिफ नॉन टैरिफ मेजर्स जो हैं वो डिस्कस किए गए थे। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिस्प्यूटेड राउंड था वह उरुग्वे राउंड था, जो कि 1986 से लेके 1993-94 तक चला था। इसमें आईपीआर के जो इश्यूज थे वह आए थे। एक जो देश थे ट्रेड करने वाले, वो यह कहते थे कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वह डिस्टर्ब हो रहा है। हम अगर कोई एक वैरायटी दूसरे देश में भेज रहे हैं और वह दूसरा देश जो है उस वैरायटी को से दूसरी वैरायटी डेवलप कर दे रहा है, तो हम तो ट्रेड कर रहे हैं लेकिन हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वह संयमित नहीं है। तो यह काफ़ी डिस्प्यूटेड राउंड था और एक लंबा समय था। और इसी राउंड के बाद जो डंकल ड्राफ्ट बना, और डंकल ड्राफ्ट के बाद साइन हुए, और जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को शुरू हो गया था। डब्ल्यूटीओ जो ट्रेड को उदार बनाता है और ट्रेड के लिए यह जो है वह समर्पित है, और यह एक परमानेंट बॉडी है। गैट एक एडहॉक बॉडी थी। सो डब्ल्यूटीओ में फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात की जाती थी, और जैसा कि अभी हमने बताया कि टोटल 8 राउंड पूरे होने के बाद जो है वह डब्ल्यूटीओ जो है अस्तित्व में आया, और यह मल्टीनेशनल ट्रीटी है ट्रेड को लिबराइज करने के लिए, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर कोई एक बूढ़ी माता अगर अपने 1 केजी राइस को या किसी दूसरे उत्पाद को वह दूसरे देशों में अगर भेजना चाहती हैं तो डब्ल्यूटीओ के माध्यम से यह संभव है। डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वह जेनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इस समय डब्ल्यूटीओ के कुल 166 मेंबर कंट्रीज़ सदस्य हैं, और जो डब्ल्यूटीओ की वर्तमान में डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, वो नोजी ओकोंजो वेला हैं, जिनको दूसरी बार इनका भी का कार्यकाल अगस्त तक है 2025 तक, और फिर से अपने नए कार्यकाल के लिए यह आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमने डब्ल्यूटीओ और गैट के में डिफरेंस शो किया है, जिसमें एक गैट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम है। गैट जो है वह इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 1948 को, जबकि डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 को इफेक्ट में आया था। गैट एक एग्रीमेंट है, जबकि डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। गैट को 23 कंट्री के जो प्रतिनिधिमंडल थे, सदस्य थे, उन्होंने साइन किया था, और जब डब्ल्यूटीओ आया था तो कुल 128 कंट्री के जो है मेंबर ने साइन किया था। गैट एक एडहॉक प्रोविजनल है, जबकि डब्ल्यूटीओ परमानेंट है। गैट में केवल गुड्स के ट्रेड की बात होती थी,
लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके भी ट्रेड की बात हो रही है। डब्ल्यूटीओ में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं उनको मेंबर नेशंस कहा जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ कहा जाता है जो कि गैट के अंडर में है। गैट चूँकि एडहॉक बॉडी है, प्रोविजनल है, सो जो डिस्प्यूट अगर कोई आते हैं उनका सेटलमेंट भी स्लो है, जबकि डब्ल्यूटीओ में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वह स्ट्रॉन्ग है। एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन। इसमें यह बात होती है कि अगर कोई एक देश कहता है कि हम दूसरे देश की सिर्फ इतने मिलियन टन, एक सर्टेन मिलियन टन ही क्वांटिटी हम अपने देश में मंगवाएंगे, तो एक रिस्ट्रिक्शन है वह आ जाता है। और दूसरा टर्म्स है वो कोटा है। कोटा, एक्सपोर्ट कोटा भी होता था और इंपोर्ट कोटा भी यहाँ पर होता था। कोटा के कॉन्टेक्स्ट में यह कहा जाता है कि अगर कोई एक देश में अगर कोई आयात, कोई वस्तु की मात्रा आ रही है तो एक लिमिट तक होगी और जो उसको उस देश की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। जैसे कि कोई विशेष प्रकार का कोई कपड़ा है, उसके आयात की जो सीमा है वह निर्धारित कर दी जाती है, या फिर निर्यात कोटा भी लगाया जाता है जिसमें कि किसी देश से निर्यात की जाने वाली वस्तु की मात्रा पर यह सीमा होती है और यह कोटा है। और तीसरा जो मेथड है, मेजर है, वह सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स है। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स हैं वह इंटरनेशनल ट्रेड में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कस्टमर्स, एनिमल और प्लांट्स के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। यदि कोई कंट्री एसपीएस के जो मेजर्स हैं उनका उल्लंघन करती है तो इसके वजह से जो है ट्रेड में वह देरी हो सकती है या ट्रेड में जो है बाधा आ सकती है। सैनिटाइजेशन, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स मनुष्य, पशु और पौधे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो है वह डिज़ाइन किए गए हैं। मोस्ट फेवर्स नेशन प्रिंसिपल, यह एक्सटर्नल ट्रेड में यह बात आती है। इसमें यह कहा जाता है कि सभी देशों को एक समान तवज्जो दी जाएगी। कोई भी एक देश अगर किसी देश को एक कोई रियायत देता है तो वह रियायत जितने सारे कंट्री के मेंबर्स हैं, जितने सारे डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं, वह रियायत उसको वह देना पड़ेगा। इसमें सभी लोगों के लिए ट्रीटमेंट जो है वह बराबर है और इसमें जो है सभी कंट्री जो हैं इक्वल ट्रीट की जाती हैं। डंपिंग, डंपिंग का मतलब है कि कोई अगर एक देश अपने देश की वस्तु को किसी दूसरे देश में जो उसके देश में कीमत है उससे कम कीमत पर अगर दूसरे देश में भेजता है तो इसको हम डंपिंग कहते हैं। कभी कभी मोनोपोली बनाने रखने के लिए भी डंपिंग की जाती है और यह डंपिंग के कॉन्टेक्स्ट में एंटी डंपिंग मेजर्स भी है, जिसमें जो डंपिंग के वजह से जो इफ़ेक्ट्स आए हैं, फ्लॉज हुए हैं ट्रेड में, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंटी डंपिंग किया जाता है, जिसमें कि कोई इंपोर्टिंग कंट्री जो है वह एक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वह लगाती है।
जैसे कि बात अगर करें कि अमेरिका ने चीन से आने वाले स्टील पर एंटी डैम्पिंग ड्यूटी लगाई थी, और भारत ने भी कुछ चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एल्युमिनियम की कुछ वस्तुएं या फिर रसायन पर एंटी डैम्पिंग ड्यूटी लगाई थी। ईयू यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्री हैं उन्होंने भी एंटी डैम्पिंग ड्यूटी जो है वह लगाई थी, जिससे कि जो देश है, जैसा कि अभी हमने बताया कि डंपिंग में क्या होता है कि कम कीमत पर जो है दूसरे देश में वस्तुएं भेज दी जाती हैं, लेकिन अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाए तो उन वस्तुओं का जो कम कीमत पे आ रही हैं उनका दाम जो होगा, उनका जो रेट होगा वह उस देश के वस्तुओं के से अधिक हो जाएगा। तो जो देश है वह अपने देश में जो है पहले वाले देश के वस्तुओं को वापस नहीं मंगवाएगा। एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट, दिस इज अ मेथड ऑफ क्वांटिफाइंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट और सब्सिडी गिवन टू ईच कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और इट इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट। टीबीटी बैरियर, जिसको टेक्निकल बैरियर ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, और इसमें टीबीटी रिफर्स टू अ रेंज ऑफ रेगुलेशन, standards and procedures that can make it difficult for goods to move freely across the border। यह एक तरह से बैरियर है जो कि वस्तुओं के लिए लगाया जाता है, लेकिन यह ज़रूरी है क्योंकि यह पब्लिक के हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी को प्रोटेक्ट करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, और कभी कभी इसे जो है अननेसेसरी यह जो है अनावश्यक रूप से बाधा क्रिएट करता है, लेकिन यह बाधा ठीक है क्योंकि यह जो है पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है टीबीटी लगाया जाता है। अब जैसे अगर एक रेगुलेशन की बात करें, अ रेगुलेशन रिक्वायरिंग स्पेसिफिक लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, तो यह जो है टीबीटी के साथ यह है कि जो है एक इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट होगा, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, वह उसके ऊपर स्पेसिफिक लेबल लगा होगा। आइए बढ़ते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तरफ। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है वह इफ़ेक्ट में आया था WTO जब से आया था तभी से, जैसे कि 1 जनवरी 1995 से, और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के 3 पिलर्स हैं, जिसमें मार्केट एक्सेस कमिटमेंट, रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड रेगुलेशन ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट। मार्केट एक्सेस कमिटमेंट में यह कहा गया कि जो नॉन टैरिफ बैरियर है, ओके, उनका टेरिफिकेशन कर लिया जाए, और क्वांटिटी जो रिस्ट्रिक्शंस है कि हम इतनी ही क्वांटिटी जो है अपने देश में मंगवाएंगे, इससे अधिक हम अपनी क्वांटिटी जो है हम अपने देश में नहीं मंगवाएंगे, इसको इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में लगा दिया जाए। इसमें यह कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वह अगले 6 वर्ष, ध्यान रखिए कि बात हो रही है 1994 से, तो 6 वर्ष जो होता है वो 2000 में पूरा हो जाता है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में चूँकि यह मसौदा हुआ था, इसलिए 6 इयर्स तक जो है 36% का जो है रिडक्शन करना था डेवलप्ड कंट्री को, और डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा सा 4 साल और बढ़ा दिया गया, जिसमें नेक्स्ट 10 इयर्स जो कि 2004 में ही पूरा हो गया, 1994 से लेके 2004 तक, उनमें जो रिडक्शन था उसमें 24% तक का रिडक्शन जो वह इंपोर्ट ड्यूटी में किया गया। LDC जो कि लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके लिए टैरिफ रिडक्शन का कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी, डेवलप्ड कंट्री के लिए
जो है 6 ईयर जो कि ईयर 2000 तक होता है, उसमें टैरिफ रिडक्शन जो है एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है उसमें 36% का रिडक्शन का प्रोविज़न था। और डेवलपिंग कंट्री के लिए 2004 तक 24% का रिडक्शन का प्रोविज़न था। रेगुलेशन ऑन डोमेस्टिक सपोर्ट, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स की सब्सिडी की बात आती है। मैं आपको बताऊं कि सब्सिडी जो है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी होती है, सपोर्ट होता है, और नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टेड सब्सिडी या सपोर्ट होता है। सो नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट में जो है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट S&D बॉक्स सब्सिडी, जिसको डेवलपमेंट सब्सिडी बॉक्स सब्सिडी भी कहते हैं, वह आती है। और ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट में केवल एक जो कि अम्बर बॉक्स सब्सिडी आती है, जो ट्रेड में विकृति पैदा करती है। एक्चुअली WTO में यह कहा गया कि जो देश जिस भी कमोडिटी के लिए स्पेशलाइज्ड है वह एक कमोडिटी पैदा करे। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड की थियरी भी है, दो थियरी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी। और एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी में यह बताया गया कि अगर एक कोई देश किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए अगर स्पेशलाइज्ड है, अगर वह अपने रिसोर्सेज को, अपने एरिया को वह स्पेशलाइज्ड कमोडिटी में लगाता है, तो वो उसको जो है ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसमें ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए कि नेचुरल इफ़िशियंसी और आर्टिफिशियल इफ़िशियंसी की बात होती है। नेचुरल इफ़िशियंसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि अगर हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर क्रॉप की हमारे देश में कम है, तो हम माने जाएंगे कि हमारा स्पेशलाइजेशन उस पर्टिकुलर क्रॉप में है। तो अगर हम उस क्रॉप को पैदा करें जिसमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है और जिसमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, हम उसको अगर दूसरे देशों से अगर मंगाएं, तो दोनों देशों का जो है वह स्पेशलाइजेशन के वजह से जो है गेन होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के तरफ से जो ट्रेड होता है। सो इसमें जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है, जो कि श्रेणी में रखी जाती है नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सपोर्ट के रूप में, उसमें इन्वायरमेंटल असिस्टेंट प्रोग्राम के नाम पर सब्सिडी जो है वह दी जाती है। इन्वायरमेंटल असिस्टेंट प्रोग्राम के नाम की सब्सिडी मतलब इसमें रूरल डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी दी जाती है, सपोर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सपोर्ट किया जाता है, रूरल रोड्स के लिए सपोर्ट किया जाता है, सैनिटेशन के लिए सपोर्ट किया जाता है, मार्केट इंफॉर्मेशन के लिए सपोर्ट किया जाता है। तो ये जितने भी सारे सपोर्ट्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल असिस्टेंट प्रोग्राम के नाम पर दिए जाते हैं, या कहीं न कहीं वह ट्रेड में विकृति लाती है। लेकिन यह माना गया कि नहीं, यह सारे जो भी उदाहरण अभी दिए गए वह ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आएंगे और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी से कोई भी किसी तरह की कोई भी ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो है वह दो प्रकार से दी जाती है। प्रोडक्ट लिमिटिंग प्रोग्राम्स के नाम से, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ देती हैं, और डिफिशियंसी पेमेंट के नाम से, जो कि अमेरिका जो है अपने किसानों को वह जो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी देती है। प्रोडक्ट लिमिटिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट यह चाहती है कि हमारे किसान जो भी वह क्रॉप बोते हैं उसको न बो के वह किसान के वो जो गवर्नमेंट जिस क्रॉप को चाह रही है उसको बोएं। जैसे कि अगर किसान गन्ना उत्पादन कर रहा है और गवर्नमेंट अगर चाहती है कि किसान वह कॉर्न पैदा करे या गन्ना के वजह से नहीं, वह जो है जट्रोफा पैदा करे, जिससे कि गवर्नमेंट का पर्पज़ है इथेनॉल बनाना, कॉर्न से जो है गवर्नमेंट चाहती है कि बायोफ्यूल बनाना,
तो वो कहती है कि डोंट ग्रो शुगर केन एंड गेट कंपनसेशन। इसी तरह अगर कोई किसान वीट पैदा करता है तो डोंट ग्रो वीट एंड गेट कंपनसेशन। सो यह प्रोडक्ट लिमिटिंग प्रोग्राम के नाम से जो है सपोर्ट दिया जाता है। डिफिशियंसी पेमेंट जो है वह अमेरिका जो है अपने किसानों को देता है, जिसमें कि डिफिशियंसी पेमेंट मतलब अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉप का एक एमएसपी है और उसी पर्टिकुलर क्रॉप की एक मार्केट प्राइस है, अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से ऊपर है तो जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस और एमएसपी का वह गवर्नमेंट अपने किसानों को देती है। तो इससे भी जो है ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होता है, इससे भी ट्रेड में विकृति आती है। लेकिन यह कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, जो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी भी ट्रेड में डिस्टॉर्टिंग नहीं करती, ट्रेड में कोई प्रकार की विकृति नहीं लाती। तो इसकी एक अपर सीमा रख दी जाए जिससे कि यह जो है कंट्रोल में रहे। इसके साथ साथ जो है अंबर बॉक्स सब्सिडी के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट का मतलब होता है कि अभी हमने आपको बताया कि नेचुरल इफ़िशियंसी और आर्टिफिशियल इफ़िशियंसी। नेचुरल इफ़िशियंसी का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कम होना, और आर्टिफिशियल इफ़िशियंसी में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है लेकिन गवर्नमेंट आके उसको सपोर्ट करती है। चलिए उदाहरण के रूप में लेते हैं, अगर हमारे भारतवर्ष में अगर बासमती जो राइस की अगर कॉस्ट 1200 आती है और अमेरिका में उसकी कास्ट, उसी बासमती राइस की कास्ट अगर 2000 आती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंस है 800। तो 800 जो है वह गवर्नमेंट जो है वह अपने किसानों को दे देती है। तो इस तरह से ट्रेड में जो है विकृति आ जाती है। अब एक्चुअली अगर स्पेशलाइजेशन के वजह से ट्रेड होगा तो गवर्नमेंट्स, एक देश जो है दूसरे देश को ट्रेड कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक है और जो लॉस हो रहे हैं किसी दूसरे के कंट्री के सापेक्ष में, परिप्रेक्ष्य में, उसको गवर्नमेंट्स जो है वह पेड करके मीट आउट कर देती है। तो यह है प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, जिसमें कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि डोमेस्टिक रेफरेंस प्राइस होती है और इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस होती है, जिसमें कि हमने कहा कि भारत में जो प्राइस है वह 1200 रुपये है और अमेरिका में जो प्राइस है वो 800 है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट के लिए यह कहा गया कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वह 6 ईयर्स में, अब फिर से जो 6 ईयर है वह कब पूरा होगा, ईयर 2000 तक 20% तक का रिडक्शन करेंगे, और डेवलपिंग कंट्री हैं वह 10 ईयर्स तक, और 10 ईयर्स कब पूरा होगा, ईयर 2004 तक 13% का रिडक्शन करेंगे। सो प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट जो है वो ट्रेड में जो है विकृति लाता है। एंड नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट, जिसमें कि फार्मर्स को जो है गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे या फ्री में जो भी रिक्वायर्ड इनपुट्स है वह दे देते हैं, चाहे वह सीड हो, पेस्टिसाइड्स हो, वाटर हो, फर्टिलाइज़र हो, क्रेडिट फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या और भी जो आवश्यक इनपुट्स हैं। सो इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर देश के किसान की वह क्या हो जाती है, वह बहुत ही कम हो जाती है और ट्रेड में जो है डिस्टॉर्शन होता है। आगे बढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरफ। आईपीआर, और आईपीआर स्टैंड फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसा कि हमने बताया कि उरुग्वे राउंड एक लंबा राउंड था 1986 से लेके 1993-94 तक, जिसमें कि आईपीआर से रिलेटेड जो है इशू आए थे। तो उसमें
जो आईपीआर के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गई, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, लेआउट डिज़ाइन हो गई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया। तो ये तो डिफरेंट जो है वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फॉर्म्स है। अगर हम पेटेंट की बात करें तो पेटेंट किस में किया जाता है? यह प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। कॉपीराइट किस कॉन्टेक्स्ट में की जाती है? यह प्रोटेक्ट करती है आर्टिस्टिक एंड लिटरेसी वर्क को। आपने देखा होगा कि कोई बुक अगर होती है तो उस बुक का कॉपीराइट दिया जाता है। डिजाइन रजिस्ट्रेशन वो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट ऑर्नामेंटल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट विजुअल सिंबल यूज टू डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट इन कॉमर्स। कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के सिंबल को यूज़ नहीं कर सकती। ट्रेडमार्क हर एक कंपनी का अलग अलग हो सकता है। लेआउट डिज़ाइन जो टोपोग्राफी है, यह इंटीग्रेटेड सर्किट के कॉन्टेक्स्ट में है, जो कि आईपीआर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन कनेक्ट प्रोडक्ट टू देयर ओरिजिन। जीआई टैग जो है प्रोडक्ट को मिलता है, इट मीन्स कि द प्रोडक्ट इज बिलोंग्स टू द ओरिजिन। ट्रेड सीक्रेट refers to confidential proprietary information that list a business a competitive edge. So these are the different forms of the IPR. So डिटेल में मैं किसी और वीडियो में आपको जितने भी कंटेंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक साथ कई सारी चीज़ों को ले लिया। जैसे हमने गैट को ले लिया, WTO को ले लिया, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को ले लिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ले लिया। सो मैं अपनी नए वीडियो में जो है हम और भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम आपके बीच जो है प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।